हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। आज हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस 30 जुलाई एंड 31 जुलाई का। 6 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आज और कल में आए हैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में, तो उसका भी हम डिस्कशन और एनालिसिस करेंगे। ठीक है जी। नाउ, पहला आर्टिकल है द विंग्स ऑफ पेगासस एंड द एपोक ऑफ साइबर वेपन। तो ये आर्टिकल एम के नारायणन ने लिखा है। एम के नारायणन फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं इंडिया के फ्रॉम 2005 टू 2010। पेगासस का इशू, जैसे कि आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों से काफी न्यूज में है। इट्स trending from the last 2 weeks. So now what does he say? So he talks about the cyber warfare as the 5th dimension of warfare. So of course we have we've had wars happening in land, over sea, over air. Now talking about cyber warfare, he says that this is the 5th dimension of warfare. But जैसे अनलाइक इन द पास्ट, ये जो लड़ाई है साइबर वॉरफेयर की, ये डायरेक्टली आपके ड्राइंग रूम में लड़ी जा रही है। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी परमिशन के बिना, आपके नॉलेज के बिना आपको नहीं पता चलता कि आपके ऊपर स्टेट अनकंट्रोल्ड सर्विलेंस कर रहा है। एंड योर फोन, योर डिवाइसेस, योर लैपटॉप्स, एवरीथिंग इज अंडर वॉच। एंड जो भी आपकी डे टू डे मूवमेंट्स रहती हैं वो सब पता चलती रहती हैं जो आपके डिवाइस को हैक कर रहा है। तो इस केस में, पेगासस के केस में जो एलिगेशन आई है दैट द स्टेट वाज डूइंग अनकंट्रोल्ड सर्विलेंस ओवर सम सिटीजंस। ठीक है। साइबर वॉर पाइनियर्स कौन रह चुके हैं? ऑब्वियसली इजराइल, चाइना, रशिया, कोरिया, अमेरिकन इन द पास्ट ऐसे काफी इंसिडेंट्स आए हैं जहां पे ऐसी रिपोर्ट्स आई कि वो भी अपने सिटीजन्स के ऊपर या अपनी एनिमी नेशंस के ऊपर थ्रू साइबर टेक्नोलॉजी सर्विलेंस कर रहे हैं। सो दे हैव बीन द एक्सपर्ट्स, द पाइनियर्स इन दिस फील्ड। और जो साइबर स्पेस है नाउ, इट इज नॉट ओनली इन द डोमेन ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर और शाल बी से इन द डोमेन ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन द एनिमी नेशन। ये जो है डायरेक्टली अब एक सिटीजन के इंडिविजुअल स्पेस में इंट्रूसिव हो रहा है। ठीक है। दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट साइबर वॉरफेयर का जो हमने जो भी रेवलेशंस आए हैं पेगासस की। ये पहला इंसिडेंट नहीं है जो कि 21st सेंचुरी का पहला इंसिडेंट हम कह सकें। अभी 2010 में, यानी कि आज से 11 ईयर्स बैक, यूएस और इजराइल ने एक स्टक्सनेट वॉर्म प्लांट किया था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में जो कि नतांज में है। ठीक है। ये एक ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स के तहत इन्होंने ये malicious सॉफ्टवेयर बनाया था स्टक्सनेट वॉर्म का। दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। सच काइंड ऑफ टेक्निक्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द पास्ट ऑल्सो। नाउ, कैपेबिलिटी ऑफ पेगासस, जैसे कि आप जानते हैं, ये जीरो क्लिक अटैक एम्प्लॉय करता है, यानी कि आपको नहीं पता चलता, यू नॉट इवन अवेयर दैट आपका डिवाइस, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन हैक हो जाता है विदाउट यू क्लिकिंग ऑन एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर और यू क्लिकिंग ऑन एनी काइंड ऑफ अ वेबसाइट। और आपके नॉलेज के बिना आपका जो सारा का सारा डेटा है, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो इंक्रिप्शन को बाईपास करके प्रोसेस, जो आपकी डिवाइस को हैक कर रहा है वो प्रोसेस कर लेता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जीरो डे वल्नरेबिलिटीज की बात करी गई है। जीरो डे जो वल्नरेबिलिटीज है वो क्या होती है? दिस रेफर्स टू अ न्यूली डिस्कवर्ड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, बिकॉज डेवलपर को इसके फ्लॉ के बारे, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी हार्डवेयर है, कुछ ना कुछ इसमें फ्लॉ रह सकता है, लेकिन हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर है, उसको इस फ्लॉ के बारे ज्यादा ना पता हो, या उसने जस्ट रिसेंटली उस फ्लॉ के बारे लर्न किया हो, लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता जो कि इस फ्लॉ को एड्रेस कर सके। राइट। सो ही डजंट हैव अ पैच in place to fix the particular flaw. So इसको हम zero day vulnerability कहते हैं। ठीक है। अगर जीरो क्लिक सक्सीड नहीं करता, then it can be installed over a wireless transceiver located near a target. Pegasus की जो टेक्नोलॉजी है that is also evolving progressively. ठीक है। why are cyber attacks a grave threat? Right. Cyber weapons, they have untold capacity which can destroy the systems and structures of civilians or the military. Right. उसके बाद दे ऑब्वियसली इंटरफेयर विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लोगों की लिबर्टी, लोगों की प्राइवेसी वायलेट होती है अगर उनकी परमिशन के बिना उनके ऊपर स्टेट सर्विलेंस हो रहा है। राइट। नाउ दिस हैज बिकम अ वेपन ऑफ चॉइस नॉट ओनली ड्यूरिंग अ कन्फ्लिक्ट बट इवन ड्यूरिंग पीस टाइम। इवन अगर 2 कंट्रीज के बीच में रिलेशंस पीसफुल हैं, स्ट्रेसफुल नहीं है, तभी भी ऐसा देखा जाता है कि जो कंट्रीज हैं, स्पेशली जिनके पास टेक्नोलॉजीज हैं इस तरह की, वो सर्वेलेंस टूल्स यूज करके अपने एनिमी नेशन के ऊपर सर्वेलेंस करते हैं। ठीक है। And instruments of everyday use can be infiltrated without any direct involvement of the target. So whatever you are doing, your day-to-day activities can be monitored without even you knowing about it. Now, way forward. Now, obviously, this requires a far more thought and introspection rather than merely creating firewalls or special phones. अब
अपना फोन बदल लेने से, अपना लैपटॉप बदल लेने से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल जाता, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजीज वी नीड टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल हु एम्प्लॉय दिस काइंड ऑफ स्पाईवेयर, ठीक है। एंड टेक्नोलॉजी विच इज परसीव्ड एज अ फ्रेंड, टेक्नोलॉजी हमारा काम आसान करने के लिए है, बट टेक्नोलॉजी ऑफ लेटली हैज बिकम अ मैटर ऑफ डिस्पेयर, ठीक है। और उसके बाद हम ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी ओवर रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है तो ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इवॉल्व हो जाए कि यही डिटेक्ट करना इतना मुश्किल हो जाए कि साइबर अटैक्स कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमको पता ना चले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से इवॉल्व हो गई है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवन नो वेदर वी आर अंडर सर्विलेंस और वेदर वी आर अंडर साइबर अटैक और नॉट, राइट। सो पेगासस को लेके गाइस काफ़ी आर्टिकल्स अभी पीछे भी हमने डिस्कस करे हैं। अभी हाल ही में 23rd, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, 23rd एंड 24th जुलाई का जो एडिटोरियल डिस्कशन था एंड एनालिसिस था, उसमें श्रेया सिंगल का एक आर्टिकल आया था, द अस इन पेगासस, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। सो आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड सेक्शन में जाके आप वो चेक कर सकते हैं एडिटोरियल एनालिसिस की सीरीज को, तो वहाँ पे आपको ये 23rd एंड 24th जुलाई का एनालिसिस भी मिल जाएगा। सो पेगासस को लेके जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसका एक रिपोजिटरी बना के रखिए, बिकॉज आपको काफ़ी उसमें से पॉइंट्स मिलेंगे इफेक्टिवली जो आपको आप आंसर करने में आपको हेल्प करेंगे अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मेंस में। नाउ अगला आर्टिकल है जी द पेगासस नाइटमेयर। नाउ ये कंटेक्स्ट किस में है, ट्रांसनेशनल ट्रीटीज टू स्टॉल सर्वेलेंस, ठीक है। सो रीसेंट कंसर्न्स अभी क्या रह चुके हैं अपार्ट फ्रॉम पेगासस, जो भी नीचे जो अभी पीछे न्यूज में आए हैं। सो पहला है, इन मार्च 2020 रिपोर्ट्स हैड सर्विस दैट गवर्नमेंट इज असेंबलिंग अ नेशनल सोशल रजिस्ट्री दैट कुड ट्रैक एवरी इंडियन, सो whom are they getting married to, what are they doing, what do they eat, where do they live, everything could be tracked। ये ऐसी रिपोर्ट आई थी अभी पिछले साल दैट दिस काइंड ऑफ एन एक्टिविटी इज हैपनिंग, राइट। नाउ द डेटाबेस इज फाउंडेड इन द सर्विसेज टाइड टू आधार। सो आधार को लेके प्रिवेसी, आधार को लेके जो कंसर्न्स हैं, प्रिवेसी कंसर्न्स है, काफ़ी पीछे पास्ट में इसको लेके काफ़ी इश्यूज उठे गए हैं, राइट। इवन जो 2017 की जो जजमेंट थी राइट टू प्रिवेसी की, जो KS पुत्तुस्वामी की जो जजमेंट थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था कि आधार को मैंडेटरी नहीं होना चाहिए टू अवेल गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इसको लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है, ठीक है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि जैसे पिछले साल कोरोना वायरस के चलते काफ़ी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड कोविड एक्सपोजर नोटिफिकेशन ऐप्स आई थी। सो वेदर दे सॉल्व द पर्पस और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, बट इस बात का एप्रीहेंशन जरूर था कि इस तरह की जो एप्स हैं दे आर बीइंग यूज्ड और दे प्रॉब्ली वर बीइंग यूज्ड फॉर अनकंट्रोल्ड सर्विलेंस। नाउ what is a way forward? The way forward is number one, that legality of incursions into privacy by the state or the corporations should be challenged by civil society. So बहुत जरूरी है सिविल सोसाइटी का, लोगों का, एक डेमोक्रेसी में एक एक्टिव सिविल सोसाइटी होनी बहुत जरूरी है कि वो इस बात के लिए आवाज उठा सकें और अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें, राइट, बिकॉज सिविल सोसाइटी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द चेक्स एंड बैलेंसेज इन अ डेमोक्रेसी। देन सेकेंडली, देखिए जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, कितनी सारी ट्रीटीज हैं क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, तो जैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स थे जो 2015 में जो अकॉर्ड साइन किए गए थे, उसी तरह से कोई ऐसी ट्रांसनेशनल ट्रीटीज होनी चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ रेगुलेटिंग द सर्विलेंस एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, because it is becoming very difficult day by day for the governments to implement surveillance regulation rules within their country. So एक global level पे एक ऐसी treaty जरूर होनी चाहिए, तो ये suggestion इस article में आया है, right? उसके बाद moratorium on spyware sales until a global export regime is defined. तो ये भी बहुत अच्छा एक सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके ऊपर एक मोरेटोरियम लगा देना चाहिए कि वो ये सॉफ्टवेयर सेल ना करें जब तक एक ग्लोबल एक्सपोर्ट रिजीम, जो कि एक रेगुलेटेड रिजीम है, वो जब तक डिजाइन नहीं होती, ठीक है। एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड रिक्वायरमेंट्स फॉर यूज ऑफ सच टेक्नोलॉजीज विच विल गिव लीगल रिकोर्स टू टारगेट्स। सो बेसिकली देखिए, अगर तो जेन्युइनली कोई ऐसा खतरा है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से या किसी इंडिविजुअल से, तो अगर उसके लिए स्टेट सर्वेलेंस एक्टिविटीज यूज कर रहा है, सो दैट इज फाइन। आई मीन द लॉ सैंक्शंस आर, दैट इज फाइन, बट द लॉ नीड्स टू बी क्लियर, देयर शुडंट बी एनी लैक्यूना इन द लॉ, देयर शुडंट बी एनी लूपहोल्स इन द लॉ, एंड द लॉ शुडंट बी मिसयूज्ड एट द कॉस्ट ऑफ justifying that for the sake of national security we are surveilling somebody or some organization. नेक्स्ट है जी द लॉन्ग रोड टू विनिंग बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। सो गाइज इसके रिगार्डिंग भी ये जो कंटेक्स्ट है एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी विच नीड्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। सो 19th एंड 20th जुलाई को, जो 19 एंड 20 जुलाई के एडिटोरियल डिस्कशन का जो वीडियो था, उसमें हमने एंटी ट्रैफिकिंग बिल का जो लूपहोल्स हैं, उसका जो
जो एंटी ट्रैफिकिंग बिल के जो लेजिस्लेशन में जो थोड़े से ड्रॉबैक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। सो ये आप जरूर इसके बारे में पढ़ना। 19 एंड 20 जुलाई का जो एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस का जो वीडियो था, तो पीडीएफ उसमें प्रोवाइडेड होगा एंड यू कैन गो थ्रू दैट, सो यू विल गेट टू नो मोर पॉइंट्स। अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने नहीं सुना वो वाला, तो उस केस में आपको कह रहा हूं कि आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे एंटी ट्रैफिकिंग बिल को लेके, ठीक है। नाउ ये क्यों आर्टिकल आया? बिकॉज जुलाई 30 इज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ठीक है। नाउ सवाल ये आता है that how have children become more vulnerable in this pandemic, especially in the last 1.5 year. Now owners जो हैं they are using them as cheap labor to recoup the losses from the pandemic induced losses. तो जो भी उनके losses रहे हैं, अब उनके पास अभी लेबर नहीं है, ठीक है। कईयों की, खास करके एमएसएमई सेक्टर्स की बात करें, जो जहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हायर किए जाते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं। सो उनके लॉसेस रिकवर करने के लिए उनको चीप लेबर चाहिए है, ठीक है। जो भी एमएसएमई ओनर्स हैं, इस करके वो छोटे बच्चों को हायर कर रहे हैं सो दैट उनको ज़्यादा पैसे ना देने पड़े ज़्यादा लेबर हायर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड मैरिजेस, सो 10,000 केसेस ट्रैक बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त 2020. दिस इज वेरी अलार्मिंग दैट obviously schools have been closed from the last 4.5 years, but it has been seen that in the tribal families and especially the families which have जिनके पास सर्वाइव करने की इतनी क्षमता नहीं थी, वो just for some financial gains they have married off their children to wealthier families so that they can be saved in this period. So loss of income and economic crisis causing families reduce capacity to care for children in the long term. So definitely उनके पास पेरेंट्स के पास, जिनके पास अभी नौकरी नहीं है, स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, सो इसके कारण बिकॉज दे डोंट हैव मनी विद देम, दे आर फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, सो दैट हैज़ रियली कहते हैं ना, उनको मजबूर कर दिया कि वो इस तरह का स्टेप उठाएं जो कि सही नहीं है, जो कि गलत है। साइबर ट्रैफिकिंग, सो साइबर ट्रैफिकिंग के केसेस भी काफ़ी सामने आए हैं इस लॉकडाउन के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे। सो जो ट्रैफिकर हैं, दे ल्योर्स द पर्सन टू प्लेस अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ ऑफरिंग हिम एम्प्लॉयमेंट बाय रीचिंग आउट थ्रू सोशल मीडिया एप्स। तो उनकी मजबूरी का, उनकी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाया जाता है बिकॉज मैनी ऑफ द पीपल दे आर आउट ऑफ जॉब्स फ्रॉम द लास्ट 1.5 year. सो साइबर ट्रैफिकिंग के इंसिडेंट्स भी काफ़ी सामने आए हैं जो कि सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू ऐसे रीच आउट कर रहे हैं लोगों को, और स्पेशली बच्चों को। So there's a report by the United Nations Office on Drugs and Crime, so that says that traffickers are taking advantage of loss of livelihoods and entrapping people online. So उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, ठीक है। Now where does India stand on trafficking? इंडिया का क्या पोजीशन है ट्रैफिकिंग पे? So गवर्नमेंट ने एक कमिटी में एडमिट किया था पार्लियामेंट में that as far as March 2021 तक the government has admitted that it does not maintain any national level data specific to cyber trafficking cases, ठीक है। So that is one. Number two, India is still classified by the US Department of State as a tier 2 country in its report on global human trafficking, right? So this is again very alarming. उसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स जो हैं, सो दे आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। इसका जो रिकॉर्ड है ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो 2010 में 330 यूनिट्स हैड बीन सैंक्शनड, कि इस तरह की जो यूनिट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सैंक्शन करी गई थी, लेकिन अभी तक इस बात का भी वेरिफिकेशन नहीं है। As of now, only 225 exist, which is on paper. We don't know whether do they exist in reality or not. But इसका जो पर्पस था सेटअप करने का, वो अभी तक प्रॉपरली नहीं हो पाया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाई है अभी। Now, what is the way forward? So there is no shortage of anti-trafficking policy in India, but implementation is the challenge. ठीक है। सो पॉलिसी गाइडलाइंस काफ़ी हैं, लेकिन जो बात आती है, जैसे हमने डे बिफोर येस्टरडे भी पब्लिक पॉलिसी का एक आर्टिकल डिस्कस किया था, कि इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं कंट्री में, बहुत अच्छी वेल डिज़ाइंड होती है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद डिस्कशंस इज रिक्वायर्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द बिल, जो हमने मैंने आपको जो बताया 19 एंड 20 जुलाई के जो सीरीज में हमने डिस्कस किया था, इसके बिल को लेके, इसका जो ड्राफ्ट बिल को लेके क्या क्या इसमें लूप होल्स थे जो कि अभी डिस्कस हो रहे हैं। सो इसमें एक बात आई थी सामने कि एनआईए को इन्वॉल्व किया जाएगा। अब एनआईए के पास ऑलरेडी बहुत केसेस हैं सॉल्व करने के लिए। सो जब स्टेट पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, उसको क्यों ना ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उसको क्यों ना ये ड्यूटी दी जाए कि वो ये जो ट्रैफिकिंग इशूज़ हैं वो रिजॉल्व कर सके, इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट टू एनआईए। So then failure of investigation, so 140 acquittals and only 38 convictions in 2019 according to the government data. So that clearly shows कि proper investigation पुलिस नहीं कर रही है।
एट द सेम टाइम पुलिस को एम्पावर करना चाहिए कि वो ही ट्रैफिकिंग केसेस को सॉल्व करे, ना कि एनआईए करे. सो दैट शोज दैट देयर इज नो सीरियसनेस बीइंग शोड ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस, राइट, विच इज वाई कन्विक्शन रेट इतना कम है और एक्विटल्स इतने ज़्यादा हैं. नाउ प्रोविजंस इन द ड्राफ्ट बिल इज एरोनियस. ये जो प्रोविजन दिया गया ड्राफ्ट बिल में, दैट जो अक्यूज है ट्रैफिकर, जिसको भी जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाया गया है, सो दैट ही और शी मस्ट बी प्रिज्यूम्ड गिल्टी अनलेस दे कैन प्रूव that they are not guilty, or so that is not possible because it is the task of the police, of the investigating agency, to find whether the concerned person is accused or not. One cannot really prove his innocence, right? And the last is setting up of fast track courts to deal with this trafficking issue. Now next article है guys, विदर वन नेशन वन पुलिस. बहुत अच्छा आर्टिकल है ये प्रकाश सिंह ने लिखा है. प्रकाश सिंह फॉर्मर डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के. सो इन्होंने 1996 में एक पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में ऑन पुलिस रिफॉर्म्स अपनी रिटायरमेंट के बाद. सो इसको लेके आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स निकाले थे. सो उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूँ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स इन प्रकाश सिंह केस. तो ये 2006 में ये जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और स्टेट्स को ये कहा गया था कि आपने ये डायरेक्टिव्स, हर एक स्टेट को ये डायरेक्टिव्स इंप्लीमेंट करने हैं अपने पुलिस एक्ट में, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. सो क्या क्या सजेशंस थे? दैट एस्टैब्लिश अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years फॉर द डीजीपी, 2-year term for SHO and SPs, separate investigation for law and order functions, police establishment board, police complaint authority and limited political control. तो ये तो पुलिस रिफॉर्म्स को लेके ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे जो कि 1996 से बात चलती आ रही है. सो अब प्रकाश सिंह क्या कहते हैं इस आर्टिकल में, दैट अगर वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, सो व्हाई नॉट वन नेशन वन पुलिस लॉ? व्हाई कैन नॉट बी देयर, ये जो इसमें लीनियरिटी यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं हो सकती है? ठीक है. सो व्हाई यूनिफॉर्मिटी इज एसेंशियल. So there are varying rules for the same facility in different regions of the country, which can be quite puzzling. So हर एक स्टेट का अगर अपना different kind of एक मॉडल पुलिस एक्ट होगा, so that will be very confusing, right? There should be अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर सकते हैं, तो we can also look forward in setting up a one nation one police law as well. Right? Now, what are the issues surrounding the amended Police Act of States? Now, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो 2006 में डायरेक्टिव्स दे दिए. जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने 18 स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने अपने पुलिस एक्ट को अमेंड किया था, लेकिन उनकी जो अमेंडमेंट थी पुलिस एक्ट्स में, दे वर नॉट इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स ऑफ 2006. ठीक है, तो क्या इश्यूज हैं उसको सराउंडिंग जो है वो हम डिस्कस करते हैं. नाउ एवरी स्टेट इज लेजिस्लेटिंग अ डिफरेंट पुलिस एक्ट अलेजिडली. उनका ये कहना है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, इस करके हम अपने पुलिस एक्ट को अमेंड कर रहे हैं. सो विच इज नॉट ट्रू. सो फार 18 स्टेट्स हैव पास्ड और अमेंडेड देयर पुलिस एक्ट्स, बट इन रियलिटी द इंटेंट जो है इस लेजिस्लेशन को पास करने का इज टू सर्कमवेंट द जुडिशियल डायरेक्शंस. सो इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस वो अपना ही पुलिस एक्ट पास कर रहे हैं, बिकॉज सी नो स्टेट गवर्नमेंट वुड वांट कि उनके हाथ में पुलिस का कंट्रोल ना हो. ये रियलिटी है, राइट? पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी गई थी, बहुत अच्छी बात है, बट नो चीफ मिनिस्टर और नो होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वुड वांट कि पुलिस उनके कंट्रोल में ना हो. ये भी एक रियलिटी है. ठीक है. सो एक रिपोर्ट आई थी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव की. सो दिस इज एन एनजीओ बेस्ड इन लंडन. इन्होंने ये रिपोर्ट में कहा था, सितंबर 2020 में रिपोर्ट आई थी, दैट नो स्टेट वाज फुली कंप्लायंट विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स. Now, historical perspective, as you know that Police Act was legislated in 1861 and applied to the whole of the country, और ये अभी भी presence में है, अभी भी exist करता है. Just imagine such an old colonial law still exists. Now, under this act, conditions of police service, machinery and work must be fairly uniform throughout India. चलिए ये act जैसा मर्जी था, colonial था, draconian था, लेकिन इस act के तहत भी uniformity की बात थी all over the nation, right? सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी फनी ऑल्सो, दैट एटलीस्ट ये लॉ बनाया गया था जो कि ऑब्वियसली बहुत पुराना है, कलोनियल है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी की बात तो इस लॉ में भी करी गई थी. तो इवन हमारे जो कलोनियल मास्टर्स हैं उनके पास भी विजन थी. नाउ इन ड्यू कोर्स द स्टेट्स हैव पास्ड देयर ओन पुलिस रेगुलेशंस एंड मैनुअल्स, बट दीज वर एसेंशियली विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन. ठीक है. सो ये सजेशन भी है कि अगर ये जो प्रस्ताव है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स आए थे, अगर ये लेजिस्लेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर दे, या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, जो उसकी जो रूलिंग पार्टीज बाकी स्टेट्स में है, अगर वहां पे ये लॉ पास हो जाए, तो बाकी जो स्टेट्स हैं वो अपने आप फिर इसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकती हैं. ठीक है. सो आर्टिकल 252 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट फॉर 2 or more स्टेट्स बाय कंसेंट. ठीक है. तो ये प्रोविजन है
अंडर आर्टिकल 252. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड हैव लेजिस्लेटेड फॉर द यूटी. सो जैसे मैंने बोला कि जो स्टेट्स हैं जो जहाँ जहाँ पे रूलिंग पार्टी की प्रेजेंस है, ठीक है, जहाँ पे रूलिंग जो सेंट्रल सो जहाँ जहाँ पे बीजेपी प्रेजेंस है जिस भी राज्य में, तो वहाँ पे ये एक्ट पास किया जा सकता है. और एट द सेम टाइम incentivize states by linking the passage of Supreme Court directives so that उनको ये इंसेंटिव मिल सके दैट अगर वो ये सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्टिव्स को अगर वो अपने मॉडल पुलिस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकता है तो उनको ज़्यादा फंड दिए जाएंगे, ज़्यादा ग्रांट्स दिए जाएंगे पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए. ठीक है. So colonial police structure haunts us and is unable to meet the democratic aspirations of the people. So we certainly need to move away from the Model Police Act of 1861 and we need to be compliant with the Supreme Court directives of 2006 in order to meet the democratic aspirations of people of the new India. Now, next article जी ये आज आया है इंडियन एक्सप्रेस में, A Seditionless Future. ये उपेंद्र बक्सी ने आर्टिकल लिखा है जी. ये एक लीगल रिसर्च स्कॉलर है, राइट. सो इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 124A की बात करी है दैट 124A सेक्शन जो है सेडिशन का दैट नीड्स टू बी जुडिशली रिपील्ड. सो गाइज अगेन इसको लेके भी हमने 16th and 17th जुलाई की जो वीडियो है एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस का, तो यहाँ पे सेडिशन को लेके 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए गए थे. ठीक है. सो आई वुड रिक्वेस्ट अगेन कि ये जो इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे सेडिशन है चाहे पेगासस है, राइट, तो ये जो इश्यूज रिपीट, चाहे हमने एंटी ट्रैफिकिंग बिल की बात करी, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी हफ्ते 10 दिन पहले की बात है. तो अगर आपने वो नहीं देखा, अगर आपने वो PDF डाउनलोड नहीं करी, सो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपके पास एक कोहेरेंस बनी रहेगी इन सब आर्टिकल्स की और आपके पास जो कंटेंट है उसके ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स भी होंगे. ठीक है. सो ये 16th and 17th जुलाई को सेडिशन से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स डिस्कस किए गए थे. ठीक है. सो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे स्लीपी क्लासेस के, तो वहां पे डाउनलोड सेक्शन पे आपको ये जो एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस सीरीज का जो फोल्डर बना होगा वहां पे आपको मिल जाएंगे ये सारे के सारे PDFs. ठीक है. तो यहां पे पहले बात आती है केदारनाथ जजमेंट की 1962 की. इसको लेके हमने डिटेल में काफी बात करी है पहले, तो इसके बारे में अभी डिटेल में इतना नहीं करेंगे. नाउ बेसिकली यहां पे इसका जो साइनॉप्सिस था वो क्या था. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज रीजनेबली क्लियर दैट द IPC पनिशेस ऑन ओनली सच एक्टिविटीज. सो दो तरह की एक्टिविटीज को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट अंडर द सेडिशन एक्ट 2 एक्टिविटीज अंडर दिस सेक्शन कैन बी पनिशेबल. वन इज ओनली सच एक्टिविटीज एज वुड बी इंटेंडेड और हैव अ टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर और इंसाइट वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट. ठीक है. तो पहली बात तो ये थी. दूसरी बात, disloyalty to a government established by law is not the same thing as commenting in strong terms upon the measures or acts of the government. So it is not any citizen who has a problem with a certain policy of the government or any issue of the government. So अगर वो उसके अगेंस्ट कुछ आवाज उठा रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, so that doesn't mean that we are inciting people to be violent against the state. ठीक है. So ये different बात है. Tendency to create disorder is one thing, but being disloyal or not being able to connect with the ideology of the government, that is another thing. So that is not उसके लिए स्टेट को इतने स्ट्रॉन्ग और हार्श लॉज अप्लाई करने की जरूरत नहीं है वहां पे उस केस में, राइट. सो इट इज कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल. कब कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है? 2 तरह के केसेस में गेन. इफ द इंटेंशन इज टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पीपल, सो अगर कोई प्रोटेस्ट, अगर कोई ऐसी आवाज उठाई जा रही है विच इज मेंट टू अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ द पीपल, राइट, किसी बिल को लेके ऐसा अगर कोई चिंता है सोसाइटी में, उसको लेकर कोई बात की, जैसे फार्म लॉस की बात करें या CAA बिल की बात करें, तो अगर इसको लेके कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं एट लार्ज, तो अगर उसको लेके अगर कुछ एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट्स अगर वो बात कर रहे हैं, सो डजंट मीन दैट दे आर एंटी इंडियन, डजंट मीन दैट दे आर एंटी नेशनल, एंड डजंट मीन दैट दे हैव टू बी ट्राइड अंडर सेडिशन, UAPA और NSA, राइट. And secondly, or to secure the cancellation or alteration of those acts or measures by lawful means. So it is totally lawful to protest, for example, against the farm laws, or for example against the CAA bill. That is, I mean, the constitution gives us the right to dissent and right to protest also within our own limitations, unless we are not creating violence or inciting violence against the state. Till then it's fine. Views of Attorney General. So Attorney General का इस पे क्या कहना था जी? Attorney General का ये कहना था that कि अब देखिए ये बात जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, उन्होंने ये कहा था कि इस लॉ को आप खारिज कर दीजिए, अबॉलिश कर दीजिए. लेकिन अटॉर्नी जनरल का ये कहना था दैट इंस्टेड ऑफ not really abolishing this
law, we should find constitutional ways and practical means to prevent the abuse and misuse of the law. So government का intent जो है, because Attorney General speaks for the government, doesn't seem to be in favor of abolishing the sedition law, right? Whereas the Chief Justice of India, N.V. Ramana, he says that why shouldn't Parliament legislate in terms of abolishing this law? ठीक है, so ये इस बात का conflict है. Now what is the way forward? Now, Indian Republic should not be vulnerable to public and media criticism. ठीक है, इतनी sensitivity, I'm sure हम इतने sensitive नहीं हैं कि अगर हम किसी का criticism नहीं tolerate कर सकते हैं. ठीक है, so it is totally unjustifiable to continue the colonial laws like sedition. It is high time. Now we are in the 75th year of independence. We are talking about new India, so we shouldn't be stuck in the colonial hangover. Now, wisdom lies in the judicial repeal of Section 124A. So, काफ़ी जो legal scholars हैं, legal luminaries हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ करे तो ये अबॉलिश हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी पार्टी हो, राइट, एनी पार्टी, whosoever party will come or is existing, they might not find it reasonable to abolish this law because political interest के लिए ये सेक्शन 124A बहुत सालों से यूज़ होता आया है. So बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा स्टेप उठाना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इस लॉ को अबॉलिश कर सके, जो कि अभी इस बात का भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि क्या ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. Now, framers of the Constitution did not include sedition as a ground for reasonable restriction to freedom of speech and expression. So, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात भी की जाती है. लेकिन सेडिशन इज नॉट अ ग्राउंड. ये तो जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कहीं ये नहीं मेंशन किया कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मीन्स सेडिशन ऑल्सो. ठीक है, सो दैट इज वन. उसके बाद डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन द एक्सियम दैट पावर्स गिवन बाय द लॉ मस्ट बी एक्सरसाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज मेंट. ठीक है, तो अगर सेडिशन को हम ऐसे ही, या यूएपीए को, या सेडिशन को, या एनएसए को एक रेगुलर डे टू डे बेसिस पे हम अगर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे अगेंस्ट कॉमन सिटीजंस, अगेंस्ट पीपल हु आर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, और अगेंस्ट यंग स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, सो दैट इज नॉट रियली सॉल्विंग द पर्पस ऑफ द लॉ. सो डेमोक्रेसी वही है जहां पे जो कानून जिस आदेश के लिए बनाया गया उसी के लिए इंप्लीमेंट किया जाए. ठीक है, ना कि उसको मिसयूज किया जाए. Now, गांधी जी के व्यूज क्या थे? That the law may not be used to manufacture affection under pain of a penal sanction, right? So, हम जबरदस्ती किसी को नहीं कह सकते कि वो सरकार की किसी पॉलिसी को या सरकार की आइडियोलॉजी को प्यार करे, अफेक्शन दे. ठीक है, सो गांधी जी का ये कहना था दैट ये जबरदस्ती नहीं हो सकता. ठीक है, अगर कोई डिसअफेक्शन है टुवर्ड्स द स्टेट, सो दैट इज देयर, दैट इज जस्टिफाइड. वी कांट रियली बी वेरी आर्टिफिशियल इन टर्म्स ऑफ दैट. और अगर हम इस डर करके अफेक्शन दिखाएं स्टेट को, दैट अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमारे ऊपर सेडिशन, यूएपीए या एनएसए लगा दिया जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेसी. एंड दीज आर द व्यूज ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी. नेक्स्ट आर्टिकल जी, फैंटम डेमोक्रेसी. अब ये काफी ज्यादा क्रिटिकल था, इतना क्रिटिकल तो खैर नहीं हमको, बिकॉज इसमें काफी हार्श लैंग्वेज भी लिखी गई थी. सो बेसिकली ये जो आर्टिकल है जॉन की ने लिखा है, तो उन्होंने एक बुक अभी पीछे हाल ही में पब्लिश करी थी, टू किलर डेमोक्रेसीज, इंडियाज पैसेज टू डिस्पोटिज्म. सो इन्होंने काफ़ी ऐसी क्रूअल वर्ड्स भी इसमें यूज़ करें. सो वी विल रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग ओवरली क्रिटिकल एक एनालिटिकल माइंडसेट होना तो अच्छी बात है, बट नॉट बीइंग ओवर क्रिटिकल. तो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में से वो हम डिस्कस करते हैं. और डेमोक्रेसी इज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट इशू. सो डेमोक्रेसी को लेकर आप बहुत पॉइंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट इज वेरी सब्जेक्टिव वाइल टर्म्स ऑफ राइटिंग, राइट, वाइल टर्म्स ऑफ राइटिंग. सो अगर आपको कभी कोई ऐसे पूछा जाता है डेमोक्रेसी से रिलेटेड, तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें से जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं वाइल राइटिंग दैट ऐसे ऑल्सो. सो कंटेक्स्ट क्या है? डेमोक्रेसी सीजेस व्हेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट हेल्ड अकाउंटेबल. तो बहुत सिलेक्टिव प्रोविजंस जो हैं इस आर्टिकल की हम डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं करेंगे इसको डिस्कस, बिकॉज बहुत ओवरली क्रिटिकल लैंग्वेज इसमें लिखी गई थी. ठीक है, नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? नाउ डेमोक्रेसी इज मच मोर देन प्रेसिंग अ बटन और so it is much more than voting, right? It is much more than that. Democracy is a way of life, right? Freedom from hunger, humiliation and violence, dignity, सबकी dignity बनी रहे. Democracy is saying no to every form of human and non-human dignity, right? Which also involves uncontrolled surveillance, by the way. Democracy is public and private respect for different ways of living. So everybody can coexist peacefully. And democracy is equal access to decent medical care and sympathy for those जिनको नहीं मिल पा रही decent medical care. Now, how does democracy decays? So when sense of legal powerlessness among citizens prevails,
डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिसिंग जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। तो ऐसी तमाम प्रोविजंस हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, विच गारंटीज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। प्रियम्बल में चीज़ें मैंशनड है सारी की सारी। बट डिस्पाइट दैट अगर वो लीगल पावरनेस, एम्पावरनेस नहीं मिल रही एक सिटीजन को, और ही और शी इज फीलिंग पावरलेस, सो देन दैट इज अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी डिकेइंग, राइट। व्हेन जुडिशरी बिकम्स वल्नरेबल, जब जुडिशरी को हमने देखा था इमरजेंसी के टाइम पे, आपने पढ़ा होगा जो इमरजेंसी का टाइम था, ठीक है। सो इमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी ऐसा हुआ था कि जुडिशियल डिसीजन, हालांकि काफ़ी जुडिशियल एक्टिविज्म भी हुआ था उस टाइम पे, काफ़ी ऐसे जजेस थे हु स्टूड अगेंस्ट इंदिरा गांधी ऑल्सो, बट ऐसा देखा गया था दैट बहुत प्रेशर जुडिशरी के ऊपर था, और प्रेशर के अंदर आके अगर एक डेमोक्रेसी में जजेस अपने ऑर्डर्स पास करें या जजमेंट्स दें, तो दैट इज अ शेम फॉर अ डेमोक्रेसी, राइट। Fortunately, this is not the scene at present right now. Imbalances of wealth, chronic violence, famine, unevenly distributed life, despite democratic principles ensuring social equity, right? So this is again a very unfortunate thing, that despite, you know, we talking about social equality, political equality, economic equality, even then in reality we might have political equality, we might all of us have the rights irrespective of caste, religion, creed to vote, but social equality की बात करें, so we have yet not achieved that. We are yet not at that stage, even 75 years after independence. Now, when domestic violence, inefficient healthcare, widespread feelings of social unhappiness, they impact individual dignity, ठीक है। So insufficient healthcare की अगर बात करें, तो अभी जैसे सेकेंड वेव में हमने देखा हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर था, that completely crumbled. So that, I mean, we saw all those scenes where people have been, you know, dying on the roads, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे, so again not good for a democracy. Conclusion. Now, citizen disempowerment encourages boasting among powerful leaders who stop caring about the niceties of public integrity, right? So instead of taking the issues of the public, now leaders, it is often seen that leaders, they start taking the issues of the public and they start boasting about it. वो उनकी गरीबी को, उनकी पावर्टी को, उनके injustice को वो ऊंचा ऊंचा बोल के, पर उसका कोई solution नहीं निकालते हैं, सिर्फ only to get votes, only to get good publicity. They start making tall claims about these things. They start boasting about that how poor a society we are, that कितना यहाँ पे casteism है, कितना यहाँ पे डिफरेंशिएशन है रिलीजन को लेके, तो वो विक्टिम कार्ड जो है उसको ज्यादा इंकरेज करते हैं rather than giving concrete solutions. So that should not be the case in a democracy. Institutional democracy failure happens when government ceases to be held accountable by civil society. So very important, it is we the people, the civil society, who has to ensure that the government, the elected representatives, and even the bureaucracy is held accountable for each and every policy which they implement or which they design. Poor healthcare, joblessness, and low morale is the consequence when those who hold power are not subject to public accountability. And lastly, we need to move away from the colonial mindset of treating people as subjects. So this mindset should be outrightly rejected, right? So guys, this is it. So ये कुछ important articles थे जो आज और कल में आए थे, राइट। क्रिस्प एनालिसिस हमने किया है जी, हमने बहुत क्रिस्प पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, और इवन जब आप मेंस में जब आंसर लिखेंगे तो आपके पास हार्डली 4 से 5 मिनट ही बचते हैं जब आपने आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम और क्रिस्प करें, और क्रिस्प पॉइंट्स के साथ आपके सामने एनालिसिस लेके आएँ, ठीक है गाइस। तो इनको पढ़िए, जो आर्टिकल्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे पेगासस की बात करी, सेडिशन की बात करी, एंटी ट्रैफिकिंग की बात करी, तो वो जो पीछे आर्टिकल्स डिस्कस किए गए, मैंने डेट्स यहाँ पे मेंशन करी हैं, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आज के आर्टिकल का, और साथ में लिंक भी मिल जाएगा जहां पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं पुराने ये जो एडिटोरियल डिस्कशन एनालिसिस के जो वीडियोज हैं एंड उसके जो पीडीएफ्स हैं, राइट। सो गाइस, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, जय हिंद।